Hello friends, welcome to Unacademy 12 CBSE Commerce Quest. I am Ruchi Hardenia and I will be taking your subject Business Studies with Unacademy. So let me tell you now what is this 12 CBSE Commerce Quest. 12 CBSE Commerce Quest क्या है? बेसिकली हम आपके लिए प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स के सॉल्यूशंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर से जो है वो लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशंस जो हैं वो और बेस्ट मैनर में कर सकें, आप हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो अचीव कर सकें। क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन आंसर्स में, उन्हें आंसर्स का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसका आंसर क्या होना चाहिए। इन सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जो हैं वो हम आपको इस 12 CBSE कॉमर्स क्वेस्ट में जो है इन सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन अवेलेबल कराते हैं। हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स का भी डिस्कशन किया है, जो 5 इयर्स के बोर्ड पेपर्स हैं उस पर भी हमने डिस्कशन किया है। देन यहाँ हमने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो CBSE के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएँ और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप अपने एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन कर पाएँ। So, as you all know that Unacademy is India's largest learning platform, and with Unacademy we have launched Class 12 CBSE subscription plan. आप चाहें तो क्लास 12 का CBSE सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो ले सकते हैं Unacademy पर प्लस सब्सक्रिप्शन। अब मुझे आपको ये बताते हुए बहुत बहुत खुशी हो रही है कि Unacademy ने जितने भी न्यू बैचेस हैं लाइव क्लासेस के 9 to 12 के वो स्टार्ट कर दिए हैं, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में भी। तो प्लीज़ डोंट वेट गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप Unacademy को सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। देन वन मोर इन्फॉर्मेशन इज हियर दैट जैसे हमारा 12 CBSE कॉमर्स क्वेस्ट जो चैनल है यूट्यूब का, सेम एज Unacademy ने अपना 11 CBSE आर्ट्स क्वेस्ट, 11 CBSE कॉमर्स क्वेस्ट एंड 11 CBSE साइंस क्वेस्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको फॉलो करें। यहाँ पर इसमें भी हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उस पर डिस्कशन करेंगे। देन कंप्लीट सिलेबस जो है हम आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर करेंगे। देन यहाँ हम बहुत सारी एग्जाम स्ट्रैटेजीज पर भी बात करने वाले हैं। इवन for some classes of 11 CBSE Commerce, I will be taking the subject Business Studies on that too. मैं भी वहाँ पर क्लासेस लेने वाली हूँ। मैं ऑलरेडी 12 CBSE Commerce Quest पर क्लासेस ले रही हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि 11 CBSE में भी स्टार्ट हो चुका है, डिफरेंट स्ट्रीम्स में स्टार्ट हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसका बेनिफिट लें। नाउ अगर आप Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, तो आप लोगों को क्या बेनिफिट होता है। तो देखिए, अगर आप Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, जिसमें आप अपने एडुकेटर, अपने ट्यूटर के साथ इंगेज हो सकते हैं, अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को रियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। देन लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, यहाँ आपके लिए कुछ स्पेशल जो टेस्ट हैं, कुछ क्विजेज हैं, वो बनाए जाते हैं ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें। आप ये देख सकें कि आपने जितना पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट्स आपने लर्न किए हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट कितना कर पा रहे हैं। देन यहाँ आपको मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज क्या होते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर हमने आपका पूरा सिलेबस आपके एग्जाम के साथ कोऑर्डिनेट करके डिजाइन किया है, ताकि आप अपने एग्जाम की बेस्ट वे में प्रिपरेशन कर सकें। साथ ही साथ आपको मिलता है यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस। नाउ व्हाट इज अनलिमिटेड एक्सेस? बाई चांस मान लीजिए किसी दिन आपकी कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है, ठीक है, आपको कहीं जाना है और आपकी लाइव क्लास मिस हो गई उस टाइमिंग पे, तो अब आप क्या करेंगे? डोंट वरी, आपके जितने भी लाइव लेक्चर्स हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाते हैं और प्लस सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको उन सभी रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस मिल जाता है। तो अब आप अपनी लाइव क्लासेस को मिस नहीं करेंगे, आप उन्हें कभी भी देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं और कहीं पर भी देख सकते हैं। सो इजंट इट बेनिफिशियल? ठीक है। देन आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो हैं वो लाइव मिलती हैं और वो फ्री। प्लस सब्सक्रिप्शन आपने एक बार ले लिया, उसके बाद आपकी पूरे साल की लाइव क्लासेस जो हैं वो फ्री हो जाती हैं। साथ ही साथ आपको मौका मिलता है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का।
यहाँ आपके हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, मेंटोर करने के लिए अवेलेबल हैं। वो आपको बताएंगे कि बेस्ट वे क्या होता है प्रिपरेशन का। वो आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सो प्लीज डोंट वेट। ठीक है, यहाँ हम आपको एक और चीज देते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस क्या होता है? यहाँ पर हम सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट कवर नहीं करेंगे, हम यहाँ आपके ओवरऑल सब्जेक्ट को कवर करते हैं। क्लास 12 सीबीएसई सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपके क्लास 12 में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आपके सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स के सारे, आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स के सारे। तो हम यहाँ आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नाउ इतनी सारी चीजें लेने के लिए आपको करना क्या है? तो बेसिकली आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ध्यान से सुनिएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है एंड गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है और प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। आप चाहें तो टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, जो ये मैंने आपको स्क्रीन पर यूआरएल दिख रहा है, 12 सीबीएसई कॉमर्स, क्वेस्ट 12 सीबीएसई कॉमर्स, ये आपको अपने टेलीग्राम ऐप के यूआरएल में पेस्ट करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ज्वाइन एंड यू विल बी कनेक्टेड विद अस। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर क्लास 12 सीबीएसई सब्सक्रिप्शन प्लान। मैं आपको प्लान बता देती हूँ। लाइक अगर आप 6 मंथ्स का प्लान लेते हैं तो वो होता है 10,000 रुपीज का, और अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हैं तो होता है वो 12,500 रुपीज का। मीन्स अगर आप 600 के प्लान में 1 मंथ की जो फीस है 2,500 रुपीज वो और इंक्लूड करते हैं तो आपको 12 मंथ्स के बेनिफिट मिलते हैं। मीन्स अगर आप 6 मंथ में 1 मंथ की फी और ऐड करेंगे तो आपको बेनिफिट 7 मंथ्स के नहीं मिलेंगे, आपको बेनिफिट्स पूरे 12 मंथ्स के मिलेंगे। और उसमें भी अगर आप नीचे दिया हुआ कोड RUCHI यूज करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। सीरियसली 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। और आपका 6 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो जाता है 9,000 रुपीज, और 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो जाता है 11,250 रुपीज। तो ये बहुत इकोनॉमिकल है। अगर आप इसे मंथली कन्वर्ट करके देखेंगे तो 938 रुपीज पर मंथ होता है। इससे कम में इतनी सारी फैसिलिटीज और बेस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका अनअकैडमी के अलावा आपको कहीं नहीं मिल सकता है। सो प्लीज फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, डोंट वेट, सब्सक्राइब अनअकैडमी। अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट फॉर 1 ईयर। 1 ईयर में आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। एज यू ऑल नो कि हम एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो 1 मंथ या 3 मंथ्स में नहीं कर सकते, वो हमें पूरे साल करनी पड़ती है। सो प्लीज गो फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और ये बहुत इकोनॉमिकल भी है। सो प्लीज डोंट वेट एंड गो सब्सक्राइब अनअकैडमी एंड डोंट फॉरगेट to use this code RUCHI for 10% instant discount. Alright, so let's start with today's topic. आज हम जिन important questions पर discussion करने वाले हैं उसका topic है consumer protection. As you all know, consumer protection जो है business studies का last chapter है, ठीक है। तो finally हम वहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम अपने लास्ट जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। बट डोंट वरी, हमारे पास अभी बहुत कुछ है, ठीक है, जिस पर हम बात करेंगे, जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर एक्स इज अ स्वीट मेकर, हलवाई, हलवा वाला, हु कलेक्ट्स मिल्क फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड प्रिपेयर स्वीट्स ऑन दिवाली। Due to increased demands, he purchased खोया from other shopkeeper which was adulterated. ठीक है, adulterated means उसने उसमें मिक्सिंग की है, ठीक है। Because it was not possible to meet the demand from collected milk. अब उसे बाहर से क्यों खरीदना पड़ा? क्योंकि वो जो मिल्क कलेक्ट कर रहा है उससे वो खोया नहीं बना पा रहा था इतना जितनी डिमांड थी, तो उसने बाहर से खोया परचेज किया। For meeting the demand quickly, he has not maintained cleanliness while preparation of sweets. अब देखो, जल्दी बनाने के चक्कर में उसने क्लेanliness को ध्यान नहीं रखा। He kept 2 children for packing the sweet and 1 female at cash counter. उसने 2 बच्चों को पैकिंग के लिए रखा और एक फीमेल को कैश काउंटर पर। Which social value he has affecting now? अब कौन कौन सी सोशल वैल्यूज को वो अफेक्ट कर रहा है? सॉरी,
तो आंसर है द यूज ऑफ अडल्ट्रेट खोया विल स्पॉइल द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो उसने गलती की है वो क्या है, यूज ऑफ अडल्ट्रेट खोया है, जिससे क्या होगा, हेल्थ ऑफ कंज्यूमर खराब हो सकती है। देन उसने 2 बच्चों को वर्क पर रखा है, जो कि चाइल्ड लेबर जो है क्राइम है। देन स्प्रेडिंग डिजीज ड्यू टू नॉन कंसिडरेशन ऑफ क्लेनलीनेस। अब क्लेनलीनेस नहीं है तो डिजीज फैलने का खतरा होता है, स्प्रेडेबल कंज्यूमेबल डिजीज जो है वो फैल सकती है, तो उसका खतरा है, तो उसने इस वैल्यू को भी जो है वो इग्नोर किया है। देन बाय एम्प्लॉइंग फीमेल इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू फीमेल, लेकिन उसने एक और अच्छा काम किया है, उसने क्या किया है, फीमेल को एम्प्लॉय किया हुआ है, जिससे इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है फीमेल को मिल रही हैं, फीमेल्स भी क्या कर सकती हैं, वर्क कर सकती हैं। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपनी engaged in selling spice claims about purity in its advertisement, but in laboratories after examination the spices were found adulterated. Which values are being violated here? एडवर्टाइजमेंट में तो बना रहे हैं उनके स्पाइसेस जो है वो क्लीन हैं, प्योर हैं, लेकिन लेबोरेटरीज में जब टेस्टिंग होती है तो ऐसा नहीं मिला, स्पाइसेस जो है वो क्लीन और प्योर नहीं मिली। तो कौन सी वैल्यू जो है वो यहाँ वायलेट हो रही है? तो सबसे पहले तो है हार्मफुल फॉर हेल्थ, ऐसे स्पाइसेस जो है वो हार्मफुल हो सकते हैं हेल्थ के लिए। देन अडल्ट्रेशन इज वायलेशन ऑफ लॉ, अडल्ट्रेशन करना, मिक्सिंग करना, ये सब क्या है, गलत है लॉ के अकॉर्डिंग। देन फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स को फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक्चुअल में है नहीं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a pharmacy company does not provide information for the expiry date on the packet of his drug। अब उन्होंने क्या किया, पैकेट पे एक्सपायरी डेट नहीं थी, और हम सब जानते हैं कि हमें कोई भी चीज एक्सपायरी डेट पे ना नहीं खरीदनी होती है, तो उसने कौन सी वैल्यू वायलेट की? सबसे पहले तो इंडेंजरिंग लाइव्स, अगर उस पर एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है, वो प्रोडक्ट खराब हो गया है और आपने यूज कर लिया है, तो आपकी लाइफ जो है वो खतरे में पड़ सकती है। देन वायलेशन ऑफ लॉ, ऑफ कोर्स एक्सपायरी डेट जो है वो प्रिंट करना लॉ है, अगर आपने नहीं किया है तो वायलेशन ऑफ लॉ हो रहा है। देन फॉल्स इंफॉर्मेशन टू कस्टमर, आपको सही इंफॉर्मेशन कस्टमर को देनी है कि प्रोडक्ट कब बना है और कब एक्सपायर होगा। आपने प्रोडक्ट बनने की डिटेल दी लेकिन प्रोडक्ट के एक्सपायर होने की डिटेल नहीं दी, क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बिकना बंद हो जाए, आप उसकी कंटिन्यूस सेलिंग चाहते थे, इसलिए आपने उसकी एक्सपायरी डेट पब्लिश नहीं की, तो आपने क्या किया, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कस्टमर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स यूजुअली uses bad quality material for packing the product, resulting in spoiling goods reaching the customers, which value is being ignored here? एक मैन्युफैक्चरर है, वो पैकेजिंग अच्छी यूज नहीं कर रहा है, तो जो फूड है, सॉरी गुड्स हैं, वो खराब हो जाते हैं, तो कौन सी वैल्यू इग्नोर होगी? सबसे पहले तो डिटोरिएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अब अच्छा प्रोडक्ट भी है लेकिन वो पैकेजिंग की वजह से क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। दूसरा रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, पैकेजिंग को उसने क्यों नहीं यूज किया ढंग से, हो सकता है कि मे बी वो कम मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड करना चाहता हो। दूसरा बैड इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर, अब पैकेजिंग सही नहीं है, मान लीजिए कोई पेरिशेबल गुड्स हैं वो खराब हो गए, या कोई ऐसे गुड्स हैं जो पैकेजिंग की वजह से रिएक्ट कर गए, तो उससे आपने कंज्यूम कर लिया, तो आपकी हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है, ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पर वायलेट हो रही हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, a toy manufacturing company uses low quality plastics and harmful colors which affect the health children. Which value is being ignored here? अब बच्चों की हेल्थ खराब हो रही है उससे, लो क्वालिटी प्लास्टिक से। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, प्लास्टिक के टॉयज उनके साथ खेलते हैं, उनको मुंह में ले लेते हैं, ठीक है, उनको हाथ में उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ सोते हैं कई बच्चे, तो उनको बहुत सारे जो इन्फेक्शंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं होने का डर रहता है। और ऐसे में अगर क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक जो है बिल्कुल भी अच्छी ना हो तो ऐसे जो है चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो वैल्यू है वो है बैड इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों की हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। देन पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, लो ग्रेड प्लास्टिक है तो वो कभी भी क्या होगा, डिग्रेड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है, आप उसको डिस्पोज नहीं कर सकते हैं,
एंड देन वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, और प्लास्टिक जो है वो बेटर क्वालिटी का ही यूज करना है, जिसको रिन्यू किया जा सकते हैं वही यूज करना है। तो अगर आप लो क्वालिटी का प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन का, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनको तोड़ रहे हैं। ओके, अगर आप लोग आई नो ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन अगर आप चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सो प्लीज गो सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, वहां पर हम चैप्टर को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया है हमने, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मोहन परचेज्ड अ प्रेस फॉर ₹1000 ऑन यूजिंग इट ही फाउंड इट डिफेक्टिव। ठीक है, प्रेस खरीदी उसने पर वो डिफेक्टिव निकली। द सेलर डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कंप्लेंट, सेलर ने कंप्लेंट को सुना ही नहीं। मोस्टली यही होता है, हम चाहते हैं अपनी कंप्लेंट लिखे, दुकान वाला सुनता नहीं है। इन योर व्यू व्हाट शुड बी डन बाय सेलर एज वेल एज मोहन, अब दोनों को क्या करना चाहिए? ठीक है, सेलर को क्या करना चाहिए और मोहन को क्या करना चाहिए? द सेलर शुड गेट द आयरन ऑफ मोहन रिपेयर्ड। सबसे पहले तो सेलर को क्या करना चाहिए, मोहन की आयरन जो है वो सुधार के देनी चाहिए, उसको रिपेयर करके वापस करनी चाहिए। देन राइट्स ऑफ मोहन शुड नॉट बी वायलेटेड, मोहन का राइट था राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है, राइट टू बी हर्ड, अब उसकी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन सेलर ने ऐसा नहीं किया तो उसको वो करना चाहिए था। देन मोहन शुड फाइल कंप्लेंट टू द कंपनी अगेंस्ट द सेलर, मोहन को कंपनी को सेलर के अगेंस्ट एक्शन जो था, कंप्लेंट जो था वो फाइल करना था। इफ नॉट हर्ड देन मोहन शुड मूव टू कंज्यूमर कोर्ट, और फिर भी अगर कंपनी नहीं सुनती है, सेलर नहीं सुनता है, तो मोहन जो है कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है। ऑलराइट, तो आप लोग भी ध्यान से ये चैप्टर जो है इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बेसिकली ये आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, आपको भी बेसिक आइडिया यहाँ से मिल जाएगा, आप लोग भी ये सब कर सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ठीक है, दैट इज अ प्रैक्टिकल टू, आप चाहें तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती है या कभी आपके साथ ऐसा कोई चांस आ जाता है, तब आप ये एक्शन ले सकते हैं। Question number 7. A patient didn't read carefully the instruction on the pack of the drug. On using it, his health deteriorated further instead of improvement. If you are in this place, then what would you do? सबसे पहले तो पेशेंट ने इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ा, उसकी वजह से हेल्थ जो है उसकी खुद की खराब हुई। तो अब हमें क्या करना चाहिए था, टू रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन केयरफुली। पैकेट पे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप उन्हें ध्यान से पढ़ें, ठीक है, उसको केयरफुली पढ़ें, समझें, देन यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट, उसके बाद आप प्रोडक्ट को यूज करें। देन टू कंसल्ट द केमिस्ट और डॉक्टर। अब अगर बिगड़ गई है, हमसे हो गई है लापरवाही, तो अब हम क्या करें, कंसल्ट करें डॉक्टर से या केमिस्ट से, और ज्यादा बेटर होगा कि केमिस्ट से ही हम, डॉक्टर से ही हम जो है कंसल्ट करें। सो यहाँ पर ये जो है एक्शन हम ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Explain the role of consumer organizations and NGOs in protecting and promoting consumer interest. अभी क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओस के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करता है ये बताना है। सो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हमारे राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे आइडियाज और व्यूज को भी प्रमोट करते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एनजीओ एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर एनजीओज में क्या होता है, काउंसिल होता है कॉमन कॉज के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होता है, कंज्यूमर एसोसिएशंस होते हैं, लाइक मुंबई में ग्राहक पंचायत है। तो ये अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब रोल क्या हो सकते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओस के, एक्सेलरेटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं। वो कहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, वो कैसे एक्शन ले सकते हैं, उन्हें क्या क्या रिलीफ मिल सकता है, हर चीज़ के बारे में उन्हें समझाया जाता है। लाइक आपने देखा होगा टीवी पे भी ऐड आता है, गवर्नमेंट खुद कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है चलाती है, उसके थ्रू आपको बताती है जागो ग्राहक जागो, ठीक है। तो ये जागो ग्राहक जागो का सेंस क्या है, यही है कि प्लीज बी अवेयर, आप अवेयर हो जाएं, आप समझ जाएं कि आपको क्या करना है। देन कलेक्टिंग डेटा ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स।
एनजीओज क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स पे कि कंट्री में कौन कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, किसकी क्या क्वालिटी है, किसकी क्वालिटी जो है डिग्रेडेड है, हार्मफुल है, लोगों को जो है इस्तेमाल में नुकसान हो रहा है, कौन सी चीज़ बेनिफिशियल है, किसका प्राइस ज़्यादा है, कहाँ पर कस्टमर्स के साथ जो फ्रॉड हो रहा है ब्रांडिंग के नाम पर। तो हर एक चीज़ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा जो है वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज करते हैं। देन एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करें किसमें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने में, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने में कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देन हेल्पिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं, स्टूडेंट्स को जो है विजिट कराते हैं, उनको सर्टेन कंडीशंस पर जो सेमिनार कैंपेन्स देते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को समझ सकें, अवेयर हो सकें। देन फाइलिंग सूट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, कई ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज ऐसे होते हैं जैसे बहुत पुअर लोग हैं, उन्हें नहीं पता उनके साथ कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो गई तो वो क्या करेंगे, तो ऐसे में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज जो हैं वो लोगों के पार्ट पर बिहाफ पर केस जो है वो फाइल करते हैं ताकि उनको रिलीफ या कॉम्पनसेशन जो है वो मिल सके। ऑलराइट, सो कीप दैट इन माइंड कि ऐसा जो है वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स होते हैं। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप एज अ हेडिंग यूज कर सकते हैं एग्जाम में, और हेडिंग के बाद आप उनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज हेडिंग्स इन योर एग्जाम, हेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ओके, देन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंस हमें बताना है। So a businessman cannot survive for a long time by ignoring the interest of consumer। अब देखो, अगर आप कंज्यूमर के इंटरेस्ट पे ही ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आप कितना टाइम बिजनेस कर लोगे, थोड़ा टाइम, शॉर्ट टाइम। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में बने रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर को इम्पोर्टेंस देनी ही पड़ेगी। ठीक है, इफ दे वांट टू प्रॉस्पर इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, अगर कॉम्पिटिशन में बने रहना है तो भी कंज्यूमर को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर क्या है, किंग ऑफ द मार्केट। मार्केट का किंग कौन होता है, कंज्यूमर होता है। जो कंज्यूमर को चाहिए वही आपको देना पड़ेगा, तो ही आप लंबे समय तक मार्केट में रह सकते हैं। सो यहाँ पर कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना जरूरी है, उसी को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है, तो ही कंज्यूमर जो है वो आपको एक्सेप्ट करेगा और लॉन्ग टर्म आप बिजनेस में चल पाएंगे। सो फर्स्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अगर आप कंपटीशन में सरवाइव करना चाहते हैं, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन और इंटरेस्ट जो है वो प्राइम इंपॉर्टेंस होता है बिजनेस का, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों के इंटरेस्ट का ध्यान रखें। बिजनेस की गुडविल और बिजनेस की रेपुटेशन उसी पर बनेगी। एक अच्छा बिजनेसमैन कौन है, जिससे कंज्यूमर खुश है, जिसकी कंज्यूमर सेटिस्फाइड है। ठीक है, a satisfied consumer not only comes back and results in repeated sales for the firm but also pulls new customers, spreading the good word। देखो कितनी अच्छी बात कही है उसने कि हम अगर किसी चीज से सेटिस्फाइड होते हैं तो हम उसे बार बार तो यूज करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों को भी लेकर जाते हैं। लाइक सिटी में कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, ठीक है, मैंने वहाँ का फूड टेस्ट किया है, वहाँ का फूड बहुत अच्छा है, सर्विसेज तो बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है, मैं तो वहाँ रेगुलर जाती हूँ, लेकिन अब मैं क्या कोशिश करूँगी कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं मैं उनको भी रेकमेंड करूँ कि अरे नहीं हम वहाँ चलते हैं, वहाँ एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ का फूड बहुत अच्छा है, तुम भी टेस्ट करके देखो, और सर्विसेज तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, वेट नहीं करना पड़ता है और बहुत अच्छे से वो बहुत पोलाइटली और बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि उनकी सेल्स भी बढ़ेगी और कस्टमर के इंटरेस्ट को अगर वो ध्यान रख रहे हैं तो सभी लोगों को पसंद भी आएगा, तो ज़्यादा उनका बिजनेस ग्रो करेगा। देन यूज ऑफ रिसोर्सेज, बिजनेस जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो सोसाइटी से प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो सोसाइटी को कुछ पे भी करे। ठीक है, एक बिजनेस किससे कमा रहा है, हमसे कमा रहा है, ठीक है, हमारे थ्रू अर्न कर रहा है, तो हमारे लिए हमारी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हमारे नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेगा, हमारे इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा, तो वो लंबे समय तक बिजनेस में बना रह सकता है। देन नेक्स्ट, एथिकल रीजनिंग। एथिक्स जो होते हैं, एथिक्स मीन्स मॉरल ड्यूटी, प्रिंसिपल जो है वो इंटरेस्ट जो है कस्टमर्स का फुलफिल कराते हैं। एक बिजनेसमैन अगर अपने एथिक्स और अपने मॉरल वैल्यूज पर बिजनेस करेगा तो वो कभी भी कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा, वो कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अडल्ट्रेशन को यूज
नहीं करेगा। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, प्रॉफिट जो है सोसाइटी से आ रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी की तरफ कि कंज्यूमर्स का ध्यान रखें। देन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, बिजनेसमैन जो है अगर गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करने देगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बिजनेस की इमेज को खराब कर देगी, ठीक है। इसलिए बिजनेस को वॉलेंट्री जो है गवर्नमेंट की ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए जिससे कंज्यूमर्स का वेलफेयर हो सके। अदरवाइज जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी उसके लीगल मैटर्स में, जब गवर्नमेंट उसको फोर्स करेगी कि नहीं आपको अपनी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी ही पड़ेगी, तब बिजनेस की गुडविल और इमेज जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। देन कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीदे। अब अगर हम कंज्यूमर के ही इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा और हम लंबे समय तक क्यों बने रहेंगे, ठीक है। तो अगर बिजनेस करना है तो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कंज्यूमर ही बिजनेस का पर्पस है, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, Enumerate the various acts passed by the government of India which help in protection of consumer interest. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ठीक से पढ़िएगा क्योंकि इसमें वेरियस एक्ट्स हैं, वो एक्ट्स आपको याद करने होंगे क्योंकि आपसे कोई भी एक्ट जो है वो पूछा जा सकता है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है और 5 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। सो फर्स्ट, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये 1986 में बना था, ठीक है। ये बना था वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के लिए सच एज डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंसी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। Under the Act, a 3-tier machinery comprising of district forum, state commission and national commission जो है इसमें सेटअप किया गया था कंज्यूमर ग्रीवियंसेस को रिड्रेस करने के लिए। देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनते हैं और इसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उसमें क्या रेमेडीज होगी, ब्रीच मीन्स टूटता है तो उसमें क्या रेमेडीज होंगी वो बताया गया है। देन द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, सेलिंग पर बेस है, गुड्स की परचेज और सेलिंग को लेकर जो है वो ये एक्ट बना है जिसमें क्या कंडीशंस होंगी, वारंटीज और गारंटीज क्या होंगी उस पर स्पेसिफिकेशंस है। देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937, इसमें हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ग्रेड करते हैं, लाइव स्टॉक कम्युनिटीज पे जो है उनकी ग्रेडिंग, उनकी पैकिंग, उनकी मार्किंग जो है उसके थ्रू करते हैं और इसी के थ्रू जो सर्टिफिकेशन मार्क है एग मार्क वो हमें मिलता है। द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फूड क्वालिटी को चेक करना, उनकी प्योरिटी को मेंटेन करना इस एक्ट में आता है। देन स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर एक्ट 1976, वेट एंड मेजरमेंट प्रॉपर होने चाहिए, वेट एंड मेजरमेंट के मामले में कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, वो इस एक्ट के अंडर आता है। देन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या होता है, यहाँ कमोडिटीज की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स यानी प्राइसेस कैसे बढ़ेंगे, ठीक है, क्वालिटी कैसे आएगी डिस्ट्रीब्यूशन में, और एंटी सोशल एक्टिविटीज को कैसे रोका जाए, लेकिन वो होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग। होर्डिंग क्या होती है, जब सेल को, जो सप्लाई को रोक लिया जाता है, क्यों रोक लिया जाता है, ताकि जो डिमांड है वो इंक्रीज हो, डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस क्या होंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है, जब कोई चीज लीगली इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है तो कुछ लोग उसको क्या करते हैं, दाम बढ़ा करके अवेलेबल कराते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। तो उसको रोकने के लिए ये एक्ट बना है। देन द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, ट्रेडमार्क्स होते हैं ना हर चीज पर, उसकी प्योरिटी, उसकी ब्रांडिंग को चेक करने के लिए, तो वो ट्रेडमार्क्स जो है आप वो देख सकते हैं, लाइक ISI मार्क, गोल्ड के लिए जो आता है हॉलमार्क, तो ये सारे क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं। इसके बेसिस पर आप उसको देख सकते हैं कि हाँ ये वेरीफाइड और सर्टिफाइड गुड्स है और आप इन्हें खरीद सकते हैं। देन द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, इस एक्ट में कंपटीशन मार्केट में बिजनेस फॉर्म जो है सारी ट्रेड की जो प्रैक्टिसेस है, कंपटीशन की फेयर प्रैक्टिसेस को यूज करेंगी, गलत प्रैक्टिसेस को यूज नहीं कर सकती। देन द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986, A Bureau of Indian Standards has been established that formulates a standard for equality of goods and based on these standards provides certification of quality through BIS certification scheme. Bureau of Indian Standards BIS जो है, जो गुड्स की क्वालिटी को चेक करता है और उसके बेसिस पर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड
करता है, ठीक है। सर्टिफिकेशन मार्क जो है, क्वालिटी मार्क जो है उसको ISI बोलते हैं। और इसी के साथ साथ ग्रीवियंसेस सेल और कंप्लेंट रिड्रेसिंग सेल जो है वो भी बनाई गई है, ताकि कंज्यूमर्स जो हैं क्वालिटी को लेकर अगर प्रोडक्ट से कुछ रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं तो उसको रिड्रेस कर सके। आई थिंक ये सारे एक्ट जो हैं आपके लिए यूजफुल रहेंगे और आपको इन्हें बहुत ध्यान से याद करना ही है, बिकॉज वैसे भी नेम से क्लियर हो जाता है कौन सा एक्ट किस लिए है। तो बेसिकली आप जो है सिर्फ एक्ट को याद कर लें, बाकी जो है आपको समझ आ जाएगा कि उस एक्ट के अंदर क्या है, तो आप लिख पाएंगे इजीली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। सो कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। सबसे पहले तो कंज्यूमर को जो अपने राइट्स हैं वो एक्सरसाइज करने चाहिए, अपने राइट्स का पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अगर आप अपने राइट्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, और यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबसे पहले कि जो आपको राइट्स मिले उनका यूटिलाइज करो ना। राइट्स का यूटिलाइज करोगे तभी तो एक्सप्लॉयटेशन आपका कम होगा। देन कॉशियस कंज्यूमर डू नॉट बाय ब्लाइंडली। जो समझदार होते हैं वो आंखें बंद करके सामान नहीं खरीदते हैं। मीन्स आप अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो अपनी आंखें खुली रखें, ध्यान से देखें, एक्सपायरी डेट देखें, इंग्रेडिएंट देखें, प्रोडक्ट के इंस्ट्रक्शंस देखें, प्रोडक्ट का कंपनी क्या है, ठीक है, उसका प्राइस क्या है, हर एक चीज को चेक करें। फाइलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। हमेशा कंप्लेंट जो है सिर्फ जेन्युइन ग्रीवेंसेस, जो कंप्लेंट आपकी सही हैं उसी के लिए फाइल करें। कोई फ्रॉड, कोई झूठी कंप्लेंट फाइल ना करें। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे और फिर कहेंगे लो क्वालिटी का प्रोडक्ट लेकर, अरे भाई मेरा तो प्रोडक्ट खराब हो गया, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं चाइनीज प्रोडक्ट की, सब बोलते हैं चाइनीज प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। अब चाइनीज प्रोडक्ट लेंगे वो खराब हो जाएगा, फिर कहेंगे आके अरे तो खराब हो गया है, कंप्लेंट करेंगे, तो वो कंप्लेंट जो है वो वेस्ट है, वर्थ ही नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया है। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया है तो चीज तो खराब होनी ही है। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड कि हमेशा जो है क्वालिटी या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही खरीदें। बीवेयर ऑफ फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। सिर्फ जो एडवर्टाइजमेंट देखकर कोई वो चीज यूटिलाइज ना करें, गलत एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान दें कि क्या हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। अपना जो सेंस है, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी जो है वो थोड़ा सा यूटिलाइज करें। ऑलराइट, कोई भी ऐसी चीज यूज करने से पहले ध्यान दें। लाइक कई ऐसे मेडिकेशंस के जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं कि आप बहुत सारे विटामिन के ऐड आते हैं, आप इसको लीजिए, आपकी हेल्थ जो है बढ़ जाएगी, स्टैमिना जो है बढ़ जाएगी, और हम बिना कुछ सोचे समझे उनको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। देन हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। तब हमें पता लगता है कि हमें इसे बिना समझे, बिना जाने यूज नहीं करना था। मे बी हो सकता है कि हर चीज जिसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा हो वो सही हो, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू टेक रिसीट एंड गारंटी कार्ड। रिसीट लेना ना भूलें। आपने जो भी खरीदा उसका कैश मेमो होना चाहिए आपके पास। बिल जो है वो हमेशा होना चाहिए। बिल नहीं है आप केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे कि आपने प्रोडक्ट उसके यहाँ से खरीदा है, ठीक है, किसी शॉपकीपर से खरीदा है। सो प्लीज आप छोटी से छोटी परचेज का भी जो है वो बिल लीजिए। नहीं दे तो भी आप मांगे, डिमांड करिए उससे। अदरवाइज अगर कल से कोई ऐसा एक्सप्लॉयटेशन होता है तो आपके पास कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं होगा, आप कोई केस फाइल नहीं कर पाएंगे। और गारंटी कार्ड लेना ना भूलें। ऑलराइट, तो ये आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो आपको फुलफिल करनी ही चाहिए। नाउ हु कैन फाइल अ कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट। अब कंज्यूमर कोर्ट में कौन कौन कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकता है। फॉर द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर कोर्ट्स एंड कंज्यूमर फोरम्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अब कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है? कोई भी कंज्यूमर जो है वो फाइल कर सकता है। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड और ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइल कर सकती है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट फाइल कर सकती है। लाइक अगर आपने देखा हो मैगी के ऊपर हुआ था, मैगी के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने केस फाइल किया था सबसे पहले एक स्टेट की, क्योंकि उनकी लेबोरेटरी में जब उसको टेस्ट किया गया था तो टेस्टिंग में लेड मिला था, ठीक है। देन अ कंज्यूमर और अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ अ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट, या तो एक कंज्यूमर या ग्रुप ऑफ कंज्यूमर जिनका इंटरेस्ट सेम है, जो एक ही प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, वो कर सकते हैं फाइल। Then a legal heir or a representative of the deceased consumer, ठीक है। कोई कंज्यूमर है, बाई चांस ऐसा हो गया है कि
उसकी डेथ हो गई है तो उसका कोई भी लीगल हेयर है, उसने कोई रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है या कोई लॉयर चूज किया है तो वो उसके बिहाफ पर कर सकता है, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव फैमिली मेंबर, बेटा, कोई भी है वो केस फाइल कर सकता है। Then what kind of cases can be filled in state commission? State commission में कौन कौन से केसेस जो है फिल कर सकते हैं? स्टेट कमीशन में सबसे पहले मैं बता दूं, एक प्रेसिडेंट होता है और 2 और मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज। देन कंप्लेंट जो है गुड्स की, यहाँ 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो केसेस है स्टेट कमीशन में फिल किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अगेंस्ट जो है केस वो शुरू हो सकता है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट, ओके, व्हाट इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कंज्यूमर फोरम इन इंडिया, व्हाट आर द अवेलेबल रिलीफ। अब ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कंज्यूमर फोरम का? ज्यूरिसडिक्शन मतलब अथॉरिटी, एरिया कितना है और क्या क्या रिलीफ्स हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में हम यहाँ पर कितने तक के गुड्स का क्लेम कर सकते हैं? 20 लाख तक के गुड्स का जो है हम क्लेम यहाँ पर कर सकते हैं। देन आती है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में हम क्लेम जो है 20 लाख से 1 करोड़ तक के गुड्स का और सर्विसेज का केस कर सकते हैं, ठीक है। अब वो ये केस कैसे आता है? वो केस यहाँ पे डायरेक्ट आ सकता है, ये अपीलेट केसेस है जो यहाँ पर हमें जो जस्टिफिकेशन मिला है, वर्डिक्ट मिला है, अगर हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते तब हम स्टेट कमीशन में अप्लाई कर सकते हैं। देन नेशनल कमीशन में 1 करोड़ से जितनी भी ज्यादा वैल्यू है सब नेशनल कमीशन में देखे जाते हैं। साथ ही साथ स्टेट कमीशन के वर्डिक्ट से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप नेशनल कमीशन में जा सकते हैं, केस अपील कर सकते हैं, ठीक है। देन आप अगर इसके भी जस्टिफिकेशन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं देन यू कैन गो टू द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली कंज्यूमर फोरम्स तो 3 लेवल पर ही बनी है, लेकिन अगर आप इनके भी जस्टिफिकेशन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तब आप कहाँ जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने वर्डिक्ट और अपने जस्टिफिकेशन के लिए। ऑलराइट, नाउ अवेलेबल रिलीफ्स क्या हैं आपके लिए? क्या क्या रिलीफ जो है आपको कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से मिल सकते हैं? लाइक रिपेयर द डिफेक्टिव गुड्स और रिमूव द डेफिशिएंसी। आप या तो डिफेक्टिव गुड्स जो है हमको रिपेयर करें, या जो डेफिशिएंसी है, जो कमी आई है सर्विसेज में, आप उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। मतलब कंज्यूमर कोर्ट ऐसा रिलीफ दे सकता है आपको। रिप्लेसमेंट मिल सकता है आपको, नया जो गुड्स है आपको मिल सकता है। देन रिफंड द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द गुड और सर्विसेज, आपको पूरा अमाउंट जो है वो मिल सकता है आपने जो इतना स्पेंड किया है। देन पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन इन कैश फॉर द लॉस और इंजरी सफर्ड, अगर आपका कोई पर्सनल लॉस हुआ है, कोई इंजरी हुई है तो आपको पेमेंट जो है कैश में कॉम्पनसेशन की तरह दिया जा सकता है। पेमेंट ऑफ प्यूनिटिव डैमेजेस, आपका जितना नुकसान हुआ है उसके पेमेंट्स दिलवा सकते हैं। देन रिमूवल ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, इशू ऑफ करेक्ट एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो है हटा सकते हैं और उसके थ्रू जो मेस क्रिएट हुआ है उसको सही करने के लिए सही एडवर्टाइजमेंट उसको है वो चला सकते हैं। देन पेमेंट ऑफ एन अप्रोप्रिएट अमाउंट का नॉट लेस देन 5% ऑफ द गुड इन द क्वेश्चन, ठीक है। 5% से कम नहीं होना चाहिए। टू बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्रेडिट करवा सकते हैं। आपका जो भी अमाउंट है गुड्स का उसके 5% आपको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट करवा सकते हैं। देन सीजिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हजार्डियस गुड्स, और अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत हजार्डियस गुड्स जो है वो बन रहे हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ऑलराइट, तो ये रिलीफ जो है ये बेसिकली आपको मिल सकते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंज्यूमर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या डिफरेंस है? कंज्यूमर राइट क्या है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी चूज, अपना प्रोडक्ट को चूज करने का हमेशा यही होता है, ठीक है। आप ध्यान रखना है चीज, हम लेने क्या जाते हैं और हम लेकर कुछ और आते हैं। हम फोन खरीदने गए, हम सोच कर गए हमें ये वाला फोन खरीदना है, जैसे ही हम शॉप के अंदर एंटर करेंगे हम वो फोन बाहर लेकर निकलेंगे जो शॉपकीपर हमें, जो डीलर हमें बेचना चाहता था। तो यहाँ राइट टू चूज काम नहीं करता है। तो राइट टू चूज होता है कि जो मैं लेना चाहती हूँ वो मैं खरीदूँ। देन राइट टू बी हर्ड, आपकी बात सुनी जानी चाहिए, आपकी कंप्लेन सुनी जानी चाहिए। देन राइट टू सीक रिड्रेसल, आपको आपकी कंप्लेन का जो है कॉम्पनसेशन है वो मिलना चाहिए। देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपका अधिकार है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी राइट्स क्या है, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है।
रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, आपकी परेशानियों को कहाँ रिड्रेस किया जाएगा, कहाँ सुना जाएगा, ये भी आपका राइट है, ठीक है। देन कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बी सेफ्टी एंड क्वालिटी कॉन्शियस, सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज ना करें, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। डोंट बी मिसलेड बाय एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स देखकर अपना परसेप्शन ना बनाएं, ठीक है, कोई भी चीज सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखकर यूज ना करें। मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस, ठीक है, आप जो चाहते हैं, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी है, पूरी नॉलेज है, वही प्रोडक्ट खरीदें। कलेक्ट प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है उसका बिल या प्रूफ लेना ना भूलें। बी अवेयर ऑफ कंज्यूमर राइट्स, आपके जितने भी राइट्स हैं इनको यूज करें, ठीक है, इनको देखें, इनको यूज करें, इनको यूज करेंगे तो ही आप बच सकते हैं। देन प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एक तो आपने प्रोडक्ट को सही से यूज नहीं किया और आप कंज्यूमर जो कोर्ट में केस कर रहे हैं कि आपको सेलर ने सही प्रोडक्ट नहीं भेजा, नहीं, आपको अपने प्रोडक्ट का सही यूज करना है। सीक रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है तो आप उसको रिड्रेस करवाएं। बी एनवायरमेंटली सेंसिटिव, एनवायरमेंट के लिए सेंसिटिव रहें, ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे गुड्स का यूज करें जो एनवायरमेंट के लिए हजार्डियस ना हो। ऑलराइट, तो ये बेसिक आपके कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। नाउ आई थिंक जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अब यहाँ पे हर बार की तरह हमारे इस चैप्टर का भी माइंड मैप है, वो मैंने आपको यहाँ पर दिया है। लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से बनता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ दी हुई है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एनजीओज का, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका क्या रोल होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जैसे अभी हमने डिस्कस किया हमारे राइट्स क्या हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी क्या हैं, देन हमें क्या रिलीफ जो है वो मिल सकते हैं, तो वो भी हमने अभी डिस्कस किया है। तो अल्टीमेटली हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में पूरा चैप्टर जो है वो समराइज किया है, उसके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपके क्लियर करने की कोशिश की है। और फिर भी अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है सीबीएसई क्लास 12 का कॉमर्स का, वो आप लीजिए। हमारे जो नए बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, हम जो डिटेल में स्टडी जो है प्लस पर शुरू कर चुके हैं। सो यू ऑल कैन ज्वाइन अस एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड with 12 CBSE Commerce Quest on YouTube. Thank you so much. Don't forget to subscribe and use the code RUCHI and tell your friends that 11 CBSE Arts, Commerce and Science Quest is also started on YouTube. Thank you so much.